गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि 9th में बताया गया होगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो उसमें से हमें केवल ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करना है, यानी स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर यानी द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं 3 होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। ठोस अवस्था किसे कहते हैं? इसमें पदार्थ की वे अवस्थाएं जिनमें उनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। द्रव अवस्था में यानी इनमें इनका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, और गैस में इसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अब इन दोनों का, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है और द्रव का केवल आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है, जबकि गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। यानी इसका कारण यह है कि ये जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। यानी ये जो कण होते हैं, ठोस अवस्था के जो कण होते हैं, यह काफी नजदीक होते हैं। तो नजदीक होने के कारण इनके मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल है वह अधिक होता है। यानी ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था के जो कण होते हैं वह नजदीक होते हैं, जिसके कारण इनमें लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वह अधिक होता है। जबकि द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था के जो कण होते हैं वह दूर दूर होते हैं। तो दूर दूर होने के कारण इनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वह कम होता है। और गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, इनके कण काफी दूर दूर होते हैं, जिसके कारण से इनमें लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो काफी कम होता है। ठोस अवस्था में यानी इनका कण अधिक नजदीक होते हैं, अधिक नजदीक होने के कारण जो इनमें लगने वाला आकर्षण बल होता है वह प्रबल होता है, यानी यहाँ पे प्रबल आकर्षण बल होगा। और द्रव अवस्था के कण ठोस अवस्था की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने के कारण इनमें लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वह थोड़ा दूर, यानी यहाँ पे जो आकर्षण बल होगा वह दुर्बल आकर्षण बल होगा। दुर्बल आकर्षण बल होने के कारण यानी यहाँ पे जो आकर्षण बल है वह प्रबल है। प्रबल होने के कारण इनके जो पार्टिकल होते हैं वह दूर दूर नहीं जा पाते हैं, यानी एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं, जिसके कारण से इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। जबकि द्रव अवस्था में इनके पार्टिकल यानी इनके कण दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने के कारण इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल कम होता है, यानी दुर्बल होता है। दुर्बल आकर्षण बल होने के कारण इनके कण गति करते हैं और गति करने के कारण इनका आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है और इसका आयतन जो होता है, यानी इसके कण यानी इस सरफेस से दूर नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण से इसका आयतन निश्चित होता है। जबकि जो गैस होता है, गैसीय अवस्था में जो कण होते हैं वह कण काफी दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने के कारण यहाँ पे लगने वाला आकर्षण बल लगभग में नगण्य होता है, यानी नहीं के बराबर होता है, जिसके कारण गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वह काफी यानी चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। फैल जाने के कारण इनमें आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। यानी गैस के आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होंगे। आयतन
आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। जबकि द्रव के कण थोड़े नजदीक होते हैं, नजदीक होने के कारण इनमें दुर्बल आकर्षण बल लगता है। दुर्बल आकर्षण बल के कारण इनके कण गति करते हैं लेकिन दूर नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण से इनका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। जबकि ठोस अवस्था में इनके कण नजदीक होते हैं, नजदीक होने के कारण यहाँ पे लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वह प्रबल होता है। प्रबल आकर्षण बल होने के कारण इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। अब हमें क्लास 12 में केवल ठोस अवस्था की बात करना है। ठोस अवस्था को उनके गुणों के आधार पे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठोस अवस्था को इनके गुणों के आधार पे दो भागों में यानी सॉलिड स्टेट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। क्रिस्टलीन ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को हम इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। यानी ठोस अवस्था को उनके गुणों के आधार पे दो भागों में डिवाइड किया गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में। अक्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस को एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस अब किसे कहते हैं? यानी जो ठोस होते हैं, यदि ठोस के कण यानी ठोस के अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं तो उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यहाँ पे अवयवी कण में परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। यानी जब किसी ठोस पदार्थ के अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु या आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस है, इसमें जो परमाणु के यानी जो ठोस के अवयवी कण होते हैं उनके यानी परमाणु अणु या आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, उन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यानी इसमें इसका जो परिभाषा होगा यानी इसमें अवयवी कण जैसे परमाणु और या आयन निश्चित क्रम में दीर्घ व्यास या दीर्घ परास कहते हैं। दीर्घ परास का अर्थ है कि लंबी दूरी तक यानी निश्चित क्रम में दीर्घ परास में व्यवस्थित रहते हैं। यानी क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं जैसे परमाणु, अणु या आयन या एक निश्चित क्रम में दीर्घ परास यानी लंबी दूरी तक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु या आयन यह निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं। निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। यानी क्रिस्टलीय ठोस इसमें अवयवी कण जैसे परमाणु और आयन निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में के जो अवयवी कण होते हैं यह निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं। अब इनकी हम विशेषताएं देखेंगे। इनकी विशेषताओं में जैसे क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनका ज्यामिति निश्चित होता है, इनका ज्यामिति निश्चित होता है। जबकि इसका जो पहला यानी इसमें अक्रिस्टलीय ठोस में इसका ज्यामिति निश्चित
नहीं होता, यानी क्रिस्टलीय ठोस का ज्यामिति निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय ठोस में इसका ज्यामिति निश्चित नहीं होता। जैसे हम शक्कर ले लेते हैं, शक्कर में एक छोटा दाना लिया जाता है और शक्कर का एक रूप है मिश्री। मिश्री का आकार बड़ा होता है, यदि इसे हम तोड़ते हैं या तोड़ा जाता है तो तोड़ने पर जो छोटा प्राप्त होगा वो भी छोटे रूप में ही मिश्री का एक रूप होगा। जबकि ज्यामिति में एक प्लास्टिक लिया जाता है, प्लास्टिक को तोड़ा या काटा जाता है तो वह किसी भी आकार में टूट जाता है, यानी उसमें यह निश्चित नहीं है कि जिस आकार में प्लास्टिक था तोड़ने पर भी वही आकार प्राप्त होगा। लेकिन क्रिस्टलीय में क्या होता है कि मिश्री को अगर तोड़ा जाए तो मिश्री का जो आकार होता है उसे तोड़ने पर जो उसका छोटा पार्ट प्राप्त होता है वह भी मिश्री के ही आकार का होता है। यानी क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनका ज्यामिति निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय जो पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, उनके ज्यामिति निश्चित नहीं होते हैं। इनका दूसरा विशेषता यह है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके गलनांक निश्चित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक निश्चित नहीं होते। जैसे हम किसी क्रिस्टलीय ठोस को गर्म करते हैं तो वह एक निश्चित टेम्परेचर से वह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को अगर गर्म किया जाए तो पहले यह द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा, एक निश्चित टेम्परेचर के बाद यह धीरे धीरे नर्म होगा, नर्म होने के बाद यह द्रव में बदलता है। जैसे हम चीनी ले लेते हैं या नमक ले लेते हैं, नमक को अगर गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर एक निश्चित तापमान पे ठोस अवस्था से या सीधे द्रव अवस्था में बदलने लगते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में एग्जाम्पल के रूप में हम एक प्लास्टिक लेते हैं। अगर प्लास्टिक को गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर पहले प्लास्टिक नर्म होने लगता है, नरम होगा, नर्म होने के बाद कुछ समय बाद गर्म करने पर यह धीरे धीरे द्रव में बदलता है, यानी एक निश्चित तापमान पर यह द्रव में नहीं बदलता है बल्कि गर्म करने पर पहले नरम होता है धीरे धीरे, उसके बाद द्रव में बदलता है। जबकि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं एक निश्चित ताप पर गर्म किया जाता है तो यह ठोस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में बदलते हैं। यह दूसरा गुण हो गया, यानी इनका गलनांक निश्चित होता है, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका गलनांक निश्चित नहीं होता। तीसरा इनका गुण देखेंगे हम कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, यानी तीसरा गुण है इसका, क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं, यानी क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं या समदैशिक होते हैं, समदैशिक होते हैं। यानी क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। अब विषमदैशिक या समदैशिक किसे कहते हैं, जैसे भी बताया गया है कि ये क्रिस्टलीय ठोस जो है इनके जो कण होते हैं, जैसे हम मान लेते हैं यह दो कणों से यानी ए और बी से मिलकर बना हुआ है, यह जो कण होंगे ए और बी एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे, ए बी ए, यहाँ पर बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए, यानी यहाँ पे, और यानी इसमें क्रिस्टलीय ठोस में जो कण है एक निश्चित क्रम यानी ए बी एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, तो इसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के जो मॉलिक्यूल होते हैं इनके व्यवस्थित होने का जो क्रम होता है वह निश्चित नहीं होता है। हो सकता है कि यहाँ पे ए हो, उसके बाद बी, उसके बाद ए हो, उसके बाद ए बी हो, बी, यानी यहाँ पे जैसा कि अब क्रिस्टलीय ठोस में हम देख रहे हैं कि इसमें जो कण है वह किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है। यहाँ पर ए है, उसके बाद बी दो बार आ गया, उसके बाद ए है, यानी इसमें जो क्रम होता है वह निश्चित नहीं होता, इसे हम अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। और इसमें जो कणों का व्यवस्था का क्रम है एक निश्चित क्रम है, तो यह क्रिस्टलीय ठोस होगा।
अब यदि हम इसमें प्रकाश या विद्युत प्रवाहित करते हैं तो विद्युत प्रवाहित करने पर इसमें जो प्रभाव या जो निर्गत प्रभाव होगा किरण का वह भिन्न भिन्न होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में समान होता है। जैसे अगर यहाँ से हम प्रकाश का किरण प्रवाहित करते हैं, यह प्रकाश का किरण B से होकर गुजरेगा, उसके बाद A से, उसके बाद B से, या यहाँ पर प्रकाश का किरण जो प्रकाश का किरण यहाँ से निकल रहा है B से होकर आ रहा है, A से, B से, A से। अगर हम इस प्रकाश को यहाँ से गुजारें तो यह प्रकाश B से होकर गुजरेगा, यानी यहाँ पे प्रकाश केवल B से होकर गुजर रहा है। अगर हम इस प्रकाश को यहाँ से गुजारते हैं तो यह प्रकाश केवल A से होकर गुजरता है। यानी जब हम क्रिस्टलीय ठोस से विद्युत या प्रकाश को प्रवाहित करते हैं तो जो निर्गत किरण होती है वह हो सकता है कि B से निकले या A से निकले या B से होकर निकले। तो यहाँ से जो निर्गत प्रकाश की किरण होगी, यहाँ पर इसका प्रभाव कुछ और होगा, यहाँ पर इसका प्रभाव कुछ और होगा, और यहाँ पर इसका प्रभाव कुछ और होगा। यानी क्रिस्टलीय ठोस में जो निर्गत प्रकाश की किरणें होती हैं वह अलग अलग स्थानों पर उसका जो प्रभाव होता है अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, इसलिए इसे हम विषमदैशिक कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस में। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में जो अगर विद्युत या प्रकाश प्रवाहित किया जाता है तो इनमें कणों का व्यवस्था सही क्रम में न होने के कारण अगर हम यहाँ से प्रकाश को गुजारते हैं, अगर प्रकाश को यहाँ से गुजारा जाए तो यहाँ पर A B यानी एक निश्चित क्रम में नहीं है, तो कितना बार A आएगा कितना बार B आएगा यह निश्चित नहीं है। तो यानी कितने बार यहाँ पे B या A आ रहा है इसका क्रम निश्चित न होने के कारण यहाँ पे प्रकाश का जो प्रभाव होगा, जैसे यहाँ से अगर हम प्रकाश को गुजारते हैं तो जो परिणाम यहाँ पे प्राप्त होगा, जैसे A B वहाँ, यानी जो परिणाम यहाँ पे प्राप्त होगा वही परिणाम हम यहाँ पर भी प्राप्त करेंगे। उसी तरह अगर यहाँ से प्रकाश को गुजारते हैं तो यहाँ से B वाले B A आ रहा है, तो यानी एक निश्चित पथ में नहीं पड़ने के कारण यानी जो परिणाम यहाँ पे प्राप्त होगा वही परिणाम यहाँ पे भी प्राप्त हो रहे हैं। यानी इसमें जो निर्गत प्रकाश की किरण होती हैं समान प्रभाव दर्शाती हैं, इसलिए इसे हम समदैशिक कहते हैं। यानी अक्रिस्टलीय ठोस में कणों का व्यवस्था सही क्रम में न होने के कारण जो प्रकाश की निर्गत प्रकाश की किरण होती हैं वह सभी जगहों यानी सभी स्थानों पर समान प्रभाव दर्शाती हैं। इस कारण से अक्रिस्टलीय ठोस को हम समदैशिक कहते हैं और यह अलग अलग प्रभाव दर्शाती है, इसलिए इसे हम विषमदैशिक कहते हैं। इसमें 3 विशेषताएं बताया गया। पहला, इनका ज्यामिति निश्चित होता है, दूसरा गलनांक इनका निश्चित होता है और इनका अनिश्चित होता है। यह समदैशिक होते हैं, यानी इसमें से अगर प्रकाश या विद्युत प्रवाह को प्रवाहित किया जाए तो जो निर्गत प्रकाश की किरण होंगी उनका अलग अलग स्थानों पे जो प्रभाव होगा भिन्न भिन्न होता है, तो यह उसे हम विषमदैशिक कहते हैं। यानी क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक का गुण रखता है, जबकि यह अक्रिस्टलीय ठोस में जो कण होते हैं इनका क्रम निश्चित नहीं होता है, यानी हास-पास होता है। हास-पास होने के कारण जो निर्गत प्रकाश किरण होती है उनका प्रभाव समान होता है सभी स्थानों पे, इस कारण से इसे हम समदैशिक कहते हैं। इसका हम चौथा विशेषता देखेंगे कि इन क्रिस्टलीय ठोस का जो शीतलन वक्र होता है वह असतत होता है, जबकि